हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 24 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ की जो आबादी है और उस आबादी का नियोजन कौन कौन से सेक्टर में है वो जानना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आपका आ जाता है कामगार, यानी हमारे यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो किस किस सेक्टर में हैं और कितने % जनसंख्या हमारे यहाँ कामगार है, पहले वो जानेंगे। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.9%, यानी यहाँ पर आंकड़ा भी दिया हुआ है, कितना है, यह है 6,58,14,715 लोग कामगार हैं और बाद बाकी निशेष 67.1% इन पर डिपेंड हैं। कुल कामगार में से भी 75.7% मेल हैं और 24.3% फीमेल हैं। कुल कामगार में से 67.8% मुख्य कामगार हैं और 32.2% सीमांत कामगार हैं। यानी ये कहने का मतलब क्या है, ऐसे लोग वो लोग हैं सीमांत कामगार वाले जिन्हें क्या है, मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यानी इनके पास कुछ ही महीनों के लिए काम रहता है, बाद बाकी महीने ये बेरोजगार रहते हैं। कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक हैं, 30.3% कृषि श्रमिक हैं, 5.9% घरेलू व पारिवारिक उद्योग से जुड़े हुए हैं और शेष 34.8% अन्य कामगार हैं। यहाँ पर यह आंकड़ा दिया हुआ है। अब देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था की यहाँ पर खंडी संरचना दर्शाई गई है। खंडी से मतलब यहाँ पर ये है कि प्राथमिक सेक्टर में कितने लोग हैं, द्वितीयक में कितने लोग हैं और तृतीयक सेक्टर में हमारे प्रदेश के कितने लोग सेवारत हैं। तो यहाँ पर आधार वर्ष माना गया है 2011-12 का और स्थिर भावों पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रतिशत में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर आधार वर्ष रखा गया है 2011-12 का और इसको आधार वर्ष मानकर कौन कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं वो बताया गया है। तो 2019-20 के आंकड़े हैं आपके सामने और इनका स्रोत है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा जो आई है 2020-21 की, वो स्रोत है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि या पशुपालन से संबंधित 23% लोग इसमें संलग्न हैं। द्वितीयक सेक्टर में यानी उद्योग क्षेत्र में 26.8% लोग संलग्न हैं। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में 50.2% लोग संलग्न हैं। इन सबसे ज्यादा लोग जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं वो तृतीयक क्षेत्र वाले हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, तो इसको भी प्रचलित और स्थायी, और इसका भी जो है आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। प्रचलित का मतलब क्या है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, स्थायी का मतलब क्या है, जो हमने आधार वर्ष माना है उससे, तो उसके आधार पर जो आपका सकल राज्य मूल्य वर्धन है ये आय कितनी बन रही है ये बताई गई है। तो 2019-20 के लिए ये आय यहाँ पर दी हुई है। प्रचलित भावों पर करोड़ रुपए में आय है ये है आपकी 15,46,444 करोड़ रुपए है। और स्थायी भाव पर अगर हम देखें यानी 2011-12 के जो आधार वर्ष इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगी 11,186 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो ये भी प्रचलित और स्थायी के आधार पर निकाली गई है। प्रचलित का मतलब क्या, प्रेजेंट में, और जो स्थायी का मतलब आधार वर्ष जो 2011-12 का रखा गया उसके अकॉर्डिंग। तो इस पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य आय निकल कर आ रही है 2019-20 के लिए। प्रचलित भावों पर है 65,704, यानी पूरी सालाना आय है एक व्यक्ति की, और स्थायी भावों पर बताई गई है 44,618। और ये भी स्रोत इसका जो है उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 की है। राज्य की कुल ऋणग्रस्तता, देखिए आप लोग ये जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारे संसाधन नहीं मिलते हैं, तो ऐसे संसाधनों को हमें अपने देश के किसी अन्य प्रदेश से या फिर विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारी राज्य सरकार है ये ऋण लेती है। तो सीमित संसाधनों के कारण प्रदेश सरकार को विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के लिए कई स्रोतों से ऋण लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2019-20 के लिए दिखाया गया है कि 2019-20 में हमारी कुल ऋणग्रस्तता कितनी थी, कि हमारे ऊपर कितना कर्ज कितना था, ये बताया गया है। यह है 44,76,154 करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्ज था। ये बात यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। अब है व्यापार और वाणिज्य कर। देखिए, इससे पूर्व में हमने अपने प्रदेश में कामगार कितने हैं, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की खंडी संरचना, हमें कितनी सकल राज्य मूल्यवर्धन हो रहा है या फिर हमारे ऊपर कितनी कुल ऋणग्रस्तता है, ये सभी बातें हमने जान ली। अब इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी राज्य सरकार, आपने ये तो पढ़ लिया कि हम ऋण भी लेते हैं, लेकिन आपको अब ये जानना ये भी आवश्यक है
इसके अलावा भी हमारी राज्य सरकार जो है अनेक कमाई के साधन भी हैं इसके पास। तो इसी क्रम में इसका पहला कमाई का साधन आ जाता है व्यापार और वाणिज्य कर। तो व्यापार कर राज्य सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और इसके बाद क्रम से राज्य उत्पाद शुल्क आ जाता है और स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क आ जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में बिक्री कर अधिनियम पारित किया गया और आज़ादी के बाद 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 नाम से एक नया कानून बनाया गया, जिसे 1994 से उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 नाम दिया गया। यानी कि कानून तो वैसे 1948 में बना था और उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, लेकिन 1994 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 कर दिया गया। 1999 में प्रदेश सरकार द्वारा एक नया कानून उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999 पास किया गया है और राज्य में बताया गया राज्य में 1 जनवरी सन 2008 से व्यापार कर के स्थान पर मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स जिसको बोलते हैं, वैट बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, वैल्यू एडिशन टैक्स, ये प्रणाली लागू की गई थी। और ये कई बार पूछी भी गई है कि उत्तर प्रदेश में वैट प्रणाली कब से लागू की गई है। ये 1 जनवरी 2008 से ये लागू की गई है। हालांकि अब इसको हटा दिया गया है। 1 जुलाई सन 2017 से प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में जीएसटी लागू किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब लागू किया गया है। हालांकि आज भी कुछ मदें जो हैं वो वैट के अंतर्गत आती हैं और अधिकांश मदें जो हैं हमारी वो जीएसटी के अंतर्गत आती हैं। तो बताया भी क्या है, प्रदेश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बावजूद भी पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि कई वस्तुओं पर अभी भी पूर्ववत वैट कर प्रणाली लागू है। यानी इन चीज़ों पर अभी जीएसटी लागू नहीं है, ये अभी भी वैट के दायरे में आते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स के दायरे में आते हैं। अब इसके अलावा आपने जैसा कि अभी आपने देख लिया व्यापार और वाणिज्य कर सबसे बड़ा स्रोत है आय का। इसके बाद आ जाता है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। स्टाम्प का मतलब वही है कि जो हम लोग प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करते हैं उस पर जो शुल्क लगता है। इसके अलावा जो आपके जो विवाह वगैरह पंजीयन होते हैं तो कोर्ट में रजिस्ट्री वगैरह वैसी होती हैं या फिर वसीयतनामा वगैरह जो लिखे जाते हैं तो उन पर जो शुल्क लगता है वो भी इनकी आय का एक प्रमुख स्रोत है। तो स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जनता से सीधे संपर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवाएं प्रदान करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। और बताया भी गया है कि पक्षकारों के मध्य होने वाले सम व्यवहारों में निष्पादित बैनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेख पत्रों का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबंधन विभाग द्वारा ही किया जाता है और इससे जो आमदनी होती है वो स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के रूप में जानी जाती है। अब है आबकारी कर। देखिए, आबकारी कर का मतलब होता है जो आपके मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उन पर जो कर लगाया जाता है उसको आबकारी कर के नाम से जाना जाता है। और आबकारी कर के अंतर्गत शराब, भांग, गांजा, बियर आदि इसमें शामिल होते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 47 है इसमें मद्य निषेध की बात की गई है, इन नशीले पदार्थों के निषेध की बात की गई है। और इसी के अनुरूप प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो डीपीएसपी हैं, नीति निषेध तत्व हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में निहित हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, राज्य के विवेक पर छोड़ दिए गए हैं और राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य इनका पालन करेगा। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की यानी कि मादक पदार्थों के निषेध की बात जरूर की गई है, लेकिन कानूनी रूप से बात ये नहीं कही गई है कि मद्य पदार्थ बिल्कुल यूज नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं की गई है, बल्कि राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राज्य अगर चाहे तो पूरी तरह से इनको प्रतिबंधित कर सकता है या फिर राज्य अगर चाहे कि इनको प्रतिबंधित करने का कोई दूसरा तरीका है तो वो भी अपना सकता है। तो वर्तमान में राज्य क्या अपनाते हैं? वर्तमान में राज्य इन चीज़ों पर, इन मादक पदार्थों पर अधिकतम टैक्स लगाते हैं। यानी जो आपकी बुनियादी आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं जहां उन पर 12 या 18% टैक्स होता है, वहीं मादक पदार्थों पर आपको 300 से लेकर या फिर इससे भी ज़्यादा टैक्स देखने को मिलता है। तो राज्य यहाँ पर लॉजिक ये देते हैं कि इस पर अधिकतम टैक्स वसूलने से लोग इसको कम यूज करेंगे। ये रियलिटी में आप सब लोग जानते हैं, पीने वालों को कभी भी शराब की कीमत कितनी भी बढ़ जाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें खाद्यान्नों की कीमत से फर्क पड़ता है लोगों को। यानी हमारी सोसाइटी की रियलिटी ये है कि उन्हें खाद्यान्नों की कीमत से फर्क पड़ेगा, लेकिन गुटखा, शराब, इनकी कीमतों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज़ का फायदा राज्य उठाते हैं क्योंकि राज्य के राजस्व का एक बड़ा संग्रहण यहाँ से होता है। तो आबकारी कर शराब, भांग, गांजा व बियर पर राज्य सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आबकारी विभाग अपने आय का मात्र 1% अपने पर खर्च करता है और शेष 99%
राशि जो है ये राज्य के विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रदेश में सन 2001-2 से मदिरा व्यवसाय की ठेकेदारी या सिंडिकेट की जो व्यवस्था है, इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था लागू की गई और इसमें लॉटरी सिस्टम से छोटे छोटे व्यवसायियों को ठेके दिए जाते हैं। यानी आपने देखा होगा आपके जिले में जिला कलेक्ट्रेट होती है, वहां पर साल में एक बार लॉटरी सिस्टम से ठेके आवंटित किए जाते हैं। प्रदेश में एल्कोहल की कुल 65 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 64 सीरे से एल्कोहल बनाती हैं। देखिए, सीरा जो है ये गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और सीरा उत्पादन में यूपी एक अग्रणी राज्य है। सीरे का उपयोग अल्कोहल निर्माण के अलावा ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में, साइट्रिक एसिड बनाने में, पशु और कुक्कुट का जो आहार होता है इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित कुल एल्कोहल का 60 से लेकर 76% भाग का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन या फिर देश विदेश निर्यात में भी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा सन 2001-2 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में पावर एल्कोहल से गैसोहॉल बनाने की योजना शुरू की गई है। सन 2008 से इस योजना के तहत प्रदेश के अधिकांश ऑयल टर्मिनल या डिपो पर पेट्रोल में 5% पावर एल्कोहल, जिसको इथेनॉल कहा जाता है, इसे मिलाकर गैसोहॉल बनाया जा रहा था। लेकिन जनवरी 2013 से यहाँ पर 5% की जगह इसमें 10% किया गया। यानी जो भी आपके टर्मिनल या ऑयल डिपो हैं, यहाँ पर पेट्रोल में अब 10% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बनाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 19 तीर्थ स्थानों यथा वृंदावन, अयोध्या, नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवा शरीफ, देवबंद, जैन तीर्थों और कृष्ण जन्मस्थली, त्रिवेणी संगम और काशी विश्वनाथ आदि के 1 किलोमीटर के चारों ओर पूर्णतः मद निषेध लागू है। यानी कि इनके 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ बिक्री नहीं किए जाएंगे। वहीं जैन तीर्थों में मांस निषेध भी लागू है। यानी जहां पर जैन तीर्थ हैं उनके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। आपके प्रदेश में ड्राई डे कब कब होता है? ड्राई डे का मतलब क्या है? यानी कि जो शराबियों की भाषा में ड्राई डे का मतलब होता है सूखे का दिन। तो अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल, 2 अक्टूबर बापू जयंती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, यानी 4 दिन तो ड्राई डे होता ही होता है। इसके अलावा जिलाधिकारी के विवेकाधीन 3 अन्य दिन दुकानें बंद रखी जाती हैं। यानी 4 दिन तो यहीं हैं ऑफिशियली, इसके अलावा 3 अन्य दिन है। 3 अन्य दिन में एक तो होली दिवाली आ जाती है और एक कोई और त्यौहार आ जाता है। तो ऐसे करके 365 दिनों में टोटल 7 दिन आपकी शराब की दुकानें प्रदेश में बंद रहती हैं। मनोरंजन कर, देखिए मनोरंजन कर भी राज्य का एक प्रमुख कर है। तो मनोरंजन विभाग द्वारा कार्य संचालन उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 एवं संबंधित नियमावली 1951, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पढ़कर अधिनियम 1979 एवं संबंधित नियमावली 1981, वीडियो प्रदर्शन विनियमन नियमावली 1988 तथा केबल टीवी नेटवर्क प्रदर्शन नियमावली 1997 के तहत इसको लिया जाता है। बताया गया है कि 1 जुलाई सन 2017 से प्रदेश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद जो आपका मनोरंजन कर रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये जीएसटी में ही समाहित हो गया है। प्रदेश में केबल टीवी सेवा जो है 1991-92 से चल रही है। यानी प्रदेश में जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, चाहे वो केबल टीवी वाले साधन हों, चाहे वो आपके यहाँ सिनेमा घर वगैरह हों, उन सब पर जो टैक्स वसूला जाता है उसको मनोरंजन कर के रूप में जाना जाता है। नियोजन तंत्र या संगठन, देखिए राज्य में एक प्लानिंग कमीशन भी होता है जो कि राज्य की विभिन्न योजनाओं को बनाने का काम इसी का होता है। तो केंद्र सरकार के नियोजन विभाग और योजना आयोग के अनुरूप प्रदेश में अभी एक नियोजन विभाग और 5 नवंबर 1971 को गठित एक योजना आयोग है। आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है ये मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष के रूप में देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, 1971 में किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में नियोजन मंत्री अथवा राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति कार्य करता है। इसके सदस्यों के रूप में राज्य मंत्रिपरिषद के 3 सदस्य, इसके अलावा विभिन्न विकास विभागों के सचिव और विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। योजना आयोग की सहायता के लिए आर्थिक परामर्शदात्री समिति, राज्य नियोजन संस्थान और जिला नियोजना समिति इसमें शामिल होती है। 1982-83 से प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू की। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है कि सब कुछ अब राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तरों पर भी योजना बनाने का काम दिया गया है। तो इस प्रणाली में जिला स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति,
ब्लॉक स्तर पर नियोजन एवं विकास समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम नियोजन एवं विकास समिति इसमें होती है। यानी कि हमारे यहाँ नियोजन की दिशा में विकेंद्रीकरण वर्ष 1982-83 से स्टार्ट हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।